हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से आपका अपना ऑनलाइन स्टडी चैनल MK रॉय डबल ई में। मुगल वंश का इतिहास पढ़ रहे हैं दोस्तों, और पढ़ते पढ़ते एक ऐसे इंपॉर्टेंट शासक के इतिहास में पहुंच चुके हैं हम, जो कि हमारे मुगल वंश या मध्यकालीन इतिहास का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जहां से परीक्षाओं में प्रश्न पूछ लिया जाता है। क्योंकि यहाँ से दोस्तों जो भारत में बनवाई गई जो इमारतें हैं, यहाँ से दोस्तों प्रश्न पूछ लिए जाते हैं हमारे कंपटीशन के एग्जाम्स में, जो कि पढ़ना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि जहांगीर का इतिहास में हमने देखा था कि खुसरो, जो कि जहांगीर का बड़ा बेटा था, जो कि उत्तराधिकारी के लिए प्रबल दावेदारी प्रस्तुत कर रहा था कि जहांगीर के बाद अब खुसरो का शासन होगा। लेकिन उनके बीच में आपस में विद्रोह हो जाता है, और फाइनली ये पता चलता है कि जो जहांगीर है वो खुसरो को कैद करवा देता है। और फिर जब शाहजहां को इसके बारे में पता चलता है तो खुसरो को शाहजहां ने कैद में उसकी हत्या करवा देता है, और बाद में शाहजहां जो है जहांगीर के बाद में उत्तराधिकारी बना। और वीडियो के लास्ट में हमने ऑब्जेक्टिव टाइप 10 क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हैं, जो कि प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है इनकी। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। शाहजहां की जो स्थापत्य कला में उसका जो योगदान है उसको हमने एक अलग पॉइंट से पढ़ा है। और उसके बाद लास्ट में हम देखेंगे कि शाहजहां का जो अंतिम दिन था, उनके जो बेटे थे उत्तराधिकारी पद के लिए, उनका जो आपसी संघर्ष था, तो किस प्रकार शाहजहां को जो है उनके द्वारा ही बनवाए गए जो इमारतें हैं, ताजमहल के आगे जो आगरा का किला बनवाया गया था, वहीं पर उनके खुद के बेटे के द्वारा शाहजहां को वहां पर कैद कर दिया जाता है। और लास्ट में 1658 ईस्वी से लेकर 1666 ईस्वी तक ताजमहल को देखता रह गया, मतलब आगरा के किले में बैठ के ताजमहल को देखता रहा। और 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है, जो कि काफ़ी रोचक घटनाओं पर आधारित है, जिसको हम देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों अब मैं यहाँ से गायब हो जाता हूँ, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर अब प्रेजेंटेशन चलेगी, आप जरूर ध्यान से देखना और लास्ट में दिए हुए क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके जरूर अपनी राय देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों शाहजहां जो मुगल वंश का 5वां शासक था, जो 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक इन्होंने अपना शासन किया था। और इनका शासन यूँ कहे कि दोस्तों एक स्थापत्य कला का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। दोस्तों शाहजहां का परिचय के विषय में हम पढ़ेंगे। इनका जन्म दोस्तों हुआ था 1592 ईस्वी में। यह डेट याद करना है तो आप याद कर सकते हैं, 5 जनवरी 1592 ईस्वी में शाहजहां का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम था दोस्तों जहांगीर, माता का नाम था जगत गोसाई। आपने देखा होगा प्रीवियस वीडियो में हमने जहांगीर का शासनकाल के बारे में हमने पूरा वीडियो पढ़ा दिया है, जिसमें से दोस्तों इनका शाहजहां के भी कुछ पॉइंट्स हमने उसमें कवर किए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके अपनी राय बताना। दोस्तों इनका बचपन का नाम था खुर्रम, जो कि बहुत प्रचलित भी हुआ था। और शाहजहां की उपाधि दोस्तों उनको बाद में दी गई अहमदनगर की विजय के बाद इनके पिताजी के द्वारा, जहांगीर के द्वारा। तो दोस्तों याद रख सकते हैं शाहजहां की उपाधि जहांगीर के द्वारा दी गई थी। और इनका राज्याभिषेक किया गया था दोस्तों 24 फरवरी 1658 ईस्वी में। दोस्तों आप देखेंगे कि इनके जो पिता थे जहांगीर की मृत्यु जो हुई थी वह 1627 ईस्वी में ही हो गई थी। और बीच में एक और छोटा सा शासक आया था जो कि 4-5 महीने के लिए शासन किया था। वो भी दूसरों के कहने या दरबारियों के कहने पर उन बादशाह घोषित किया गया था। लेकिन बाद में फिर शाहजहां उनके सबकी मृत्यु करवा देता है, उनकी हत्या करवा देता है, और जाके 1628 ईस्वी में खुद शासन बनता है और अपना पदभार संभालता है। तो दोस्तों जब वह पदभार संभालता है तो एक काफ़ी लंबे चौड़े टाइटल के साथ अपना पदभार संभालता है, जो कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक आध शब्द याद करेंगे तो आपको याद रह जाएगा। फिर भी हम देखते हैं पढ़ने के पॉइंट ऑफ व्यू से इसने कौन सा टाइटल एक्सेप्ट किया था। तो आप देख सकते हैं कि अब्दुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद साहब किरण ईसानी। दोस्तों इतना लंबा चौड़ा टाइटल इसने एक्सेप्ट किया था। तो आपको याद रखने के लिए आप केवल लास्ट का जो 2 शब्द है किरण ईसानी, इसको आप याद रख सकते हैं। या ऑब्जेक्टिव टाइप में यदि प्रश्न पूछ लिया जाता है तो लंबे चौड़े टाइटल के साथ शाहजहां ने अपनी उपाधि जो है दावेदारी प्रस्तुत करी थी, तो आप इसको याद रख सकते हैं। उनकी पत्नी के बारे में देखते हैं कि कई सारी पत्नी थी, कई सारी पत्नियां थी फिर, लेकिन इनके जीवन में जो काफ़ी प्रभावशील पत्नी थी, जो इनके पूरे जीवन काल में इनका काफ़ी प्रभाव रहा है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे कि इनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जो कि दोस्तों आसिफ खान की पुत्री थी, जो कि नूरजहां का भाई था आसिफ।
जहांगीर की पत्नी नूरजहां, जिसका भाई था दोस्तों आसिफ खां, उसकी बेटी थी अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको बाद में दोस्तों मुमताज़ महल के नाम से जाना गया। इन्हीं की याद में शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। 1631 ईस्वी में इनकी मृत्यु होने के पश्चात 1632 ईस्वी में दोस्तों ताजमहल का निर्माण कार्य शुरू करवाया था और 1653 ईस्वी में जाके लगभग 22 वर्ष लगे थे ताजमहल को बनने में। आगे की स्लाइड में देखेंगे। अभी आप इतना याद रखिए कि इनकी पत्नी का नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज़ महल के नाम से जाना जाता है। इनके पुत्र भी थे, कई सारे पुत्र थे, यानी पुत्र पुत्रियाँ मिला के इनके टोटल 14 बच्चे थे, जिसमें से सबसे बड़ा था दोस्तों दारा शिकोह, औरंगजेब, मुराद बख्श और शाह शुजा। 4 बेटे थे और 3 बेटियां बची हुई थी। शासक के अंतिम दिन थे, उसमें हम देखेंगे कि इनके जो पुत्र थे ये सभी आपस में उत्तराधिकार के लिए आपस में युद्ध किए थे और आगे चल के औरंगजेब जो है उनका उत्तराधिकारी बना था। उनको हम लास्ट में देखेंगे और लास्ट में ये भी देखेंगे कि इनसे जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनते हैं उनको हमने ऑब्जेक्टिव टाइप में इंक्लूड किया है। तो दोस्तों बादशाह बनने से पहले ही हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि इसने जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर जाके इसने अहमदनगर को जीता था, जो काफ़ी चुनौतीपूर्ण था मुग़ल वंश के लिए। तो हम देखेंगे कि बादशाह बनने से पहले इसने मेवाड़ वाला एरिया और अहमदनगर को जीत लिया था, जिससे खुश होकर जहांगीर ने शाहजहां को मतलब खुर्रम को शाहजहां की उपाधि से सम्मानित किया था। इसके बाद दोस्तों 1627 ईस्वी में जब जहांगीर की मृत्यु हो जाती है तो उस समय पर शाहजहां जो था वो आगरा दिल्ली वाले एरिया में नहीं रहता है, वो कहीं और दूसरी जगह रहता है। तब दिल्ली वाला एरिया पूरा खाली रहता है। तो वहाँ के दरबारियों ने खुसरो के जो पुत्र था दाबर बख्श को वहाँ का बादशाह घोषित कर दिया था, क्योंकि जहांगीर की वीडियो में हमने देखा था उसका जो सबसे बड़ा पुत्र था खुसरो, वह आपस में दावेदारी करता था। जहांगीर ने खुसरो को जेल में बंद करवा दिया था और बाद में पता चलता है कि शाहजहां ने उसको जेल में ही उसकी हत्या करवा देता है और जाके फिर वहीं से खुसरो का जो टेन्योर था वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद से जो उसका पुत्र हुआ दाबर बख्श, उसको वहाँ के जो दरबारी थे यानी जहांगीर के दरबारी थे उसको वहाँ का बादशाह घोषित कर देता है। और दूसरी ओर वहीं जो शहरयार था वो जहांगीर का ही पुत्र था, उसको लाहौर में वो खुद अपने आप को वहाँ का बादशाह घोषित कर लेता है। तो इस प्रकार मुग़ल वंश के छोटे छोटे मतलब ये शासक थे जिन्होंने कुछ समय के लिए अपना अधिकार बादशाह के रूप में घोषित किया था, जिसको सुन के शाहजहां को अच्छा नहीं लगा। तो शाहजहां के कहने पर आसिफ खान ने राजकुमारों या उत्तराधिकारियों के जितने भी उत्तराधिकारी थे उनको हत्या करवा दी, क्योंकि जो आसिफ खान था उसको यह अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि आसिफ खान की जो पुत्री थी जिनका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, वही मुमताज़ महल, क्योंकि आसिफ खान के जो दामाद थे ये शाहजहां थे, तो उनको ये पसंद नहीं आया था। उनको लगा था कि शाहजहां अब अगला उत्तराधिकारी बनेगा और दावेदारी भी पेश कर रहा था शाहजहां, तो इस कारण से उसको अच्छा नहीं लगा और वह एक चिट्ठी भेजता है शाहजहां को और संपूर्ण यहाँ की कथा को बताता है कि यहाँ का बादशाह कौन कौन अपने आप को बादशाह घोषित किया और कौन कौन उत्तराधिकारी के लिए दावेदार रख रहा है। तो शाहजहां भी वहाँ से रिटर्न में एक संदेश भेजता है कि जितने भी उत्तराधिकारी हैं सबको वहाँ से मतलब ख़त्म कर दिया जाए। तो वैसे ही कि आसिफ खान ने जितने भी उत्तराधिकारी थे, जितना भी राजकुमार थे, उनकी सबकी उसने हत्या करवा दी। और यह देख के जब शाहजहां वहाँ से वापस आता है तो खुश हो जाता है और फिर आके अपना राज्याभिषेक करवाता है 24 फरवरी 1628 ईस्वी में। तो इस प्रकार दोस्तों भारत पर अब शाहजहां का जो है शासनकाल चालू होता है और शाहजहां जो है आसिफ खान को से खुश होकर उसने वहाँ का वज़ीर नियुक्त किया और बहुत सारा इनाम भी वहाँ पर देता है आसिफ खान को। तो इस प्रकार दोस्तों शाहजहां का प्रारंभिक जीवन था जो ज़्यादा कठिनाईपूर्वक चुनौतीपूर्वक ना कहा जाए, क्योंकि आपसी संघर्ष से ही इनका जीवन जो था वो व्यतीत हो रहा था। अब चूँकि दोस्तों शाहजहां जब मुग़ल वंश का अगला शासक बनता है तो उसके सामने कुछ प्रारंभिक और चुनौतियाँ भी आती है, जिसको हम पढ़ेंगे कि जो शाहजहां के प्रारंभिक चुनौतियाँ, प्रारंभिक विद्रोह किन के साथ हुए थे वो भी हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। दोस्तों सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो बुंदेलखंड का विद्रोह 1628 से 1635 ईस्वी तक शाहजहां के मध्य इनका विद्रोह हुआ था। इनका मेन कारण ये था दोस्तों कि शाहजहां का जो पिता था जहांगीर था और बुंदेलखंड के जो शासक थे वीर सिंह बुंदेला, इनका आपसी में काफ़ी अच्छे संबंध थे। लेकिन जैसे ही इनके दोनों की मृत्यु हो जाती है और इनके जो बेटे होते हैं, एक तरफ मुग़ल वंश का शाहजहां और दूसरी तरफ बुंदेलखंड का जो वीर सिंह बुंदेला का पुत्र जो होता है उत्तराधिकारी जुझार सिंह, इनका जो था आपस में तनावपूर्ण संबंध होते हैं और
परिणाम स्वरूप इनके बीच संघर्ष होता है और संघर्ष होने में कोई ज़्यादा बड़ी जीत हासिल होती नहीं शाहजहाँ को और आपस में इन्होंने संधि किया। और इसके बाद हम देखेंगे पुर्तगालियों से भी इनका संघर्ष रहा 1632। अब उस समय पर दोस्तों विदेशी कंपनियां थी भारत पे आ गई थी, मतलब व्यापार करने के लिए, और इन्होंने अपना साम्राज्य विस्तार करने का मन बना लिया था, जिसका परिणाम स्वरूप यह हुआ कि भारत की जो मार्केट व्यवस्था थी उनको इसने अव्यवस्थित तरीके से, जैसे टैक्स बचाना, कई अन्य तरीके से मार्केट में इन्होंने अपना उपद्रव मचाने लगे। तो उससे परेशान होकर दोस्तों शाहजहाँ ने उनको वहाँ से काफ़ी सारा विद्रोह किया और बाद में पुर्तगालियों के कहने पर उनको माफ़ी दी गई। और 1632 ईस्वी में जो हुगली वाला एरिया था उसने शाहजहाँ ने फिर से अपने कब्जे में ले लिया था। और दूसरी तरफ दोस्तों जो खान जहाँ लोधी था, इसके द्वारा भी विद्रोह किया गया था, और जो कि अफ़गान सरदार थे, और इनका भी इसने दोस्तों 1631 ईस्वी में इन्होंने हत्या कर दी। और एक और इम्पोर्टेंट हमने पढ़ा था जहांगीर के वीडियो में, जो कि खुसरो ने सिखों के गुरु से इन्होंने सहायता मांगी थी, जिनका सहायता करने के कारण जहांगीर ने सिखों के गुरु को इन्होंने मरवा दिया था, जिसके कारण सिख जितने भी थे वो सब मुगलों के विपक्ष हो गए थे और उनके बीच में आपस में संघर्ष चलता रहा। और परिणाम स्वरूप जब तक गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु नहीं हो गई थी तब तक इनके बीच में आपसी संघर्ष चलता रहा। तो इस प्रकार शाहजहाँ के जितने भी प्रारंभिक विद्रोह हो सकते थे हुए थे, और जहाँ से प्रश्न बन सकते थे उनको हमने इस वीडियो में इंक्लूड किया है। और वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो आप लाइक ज़रूर कर लेना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों हमारी प्रीवियस वीडियो विजिट करके देखिए, आपको पूरा A to Z प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो कि आपको कनेक्टेड रहेगा सब कुछ। अभी हमने देखा दोस्तों शाहजहाँ का जो प्रारंभिक विद्रोह था वो किस प्रकार था। अब विद्रोह करने के बाद हम एक और पॉइंट देखेंगे कि इसका जो साम्राज्य विस्तार था वह किस प्रकार था, कहाँ कहाँ पर इसने साम्राज्य विस्तार किया था। दोस्तों हमने पहले ही देख लिया है कि दक्षिण अभियान में इसने अहमदनगर में जो अपना साम्राज्य विस्तार किया था, जो कि आपने कुछ देर पहले पढ़ा था कि बादशाह बनने से पहले इसने अहमदनगर को जीता था। 1629 से लेकर 36 के बीच में इन्होंने जीता था, जहाँ पर इनको शाहजहाँ की उपाधि दी गई थी। बीजापुर और गोलकुंडा में भी दोस्तों इनको बीच में काफ़ी सारा संघर्ष हुआ, और वहाँ परिणाम स्वरूप वहाँ का जो एरिया था उसको जीत कर इसने अपना साम्राज्य जो था वह मुग़ल वंश के अधीन कर लिया था। और दोस्तों औरंगजेब जो था 1636 से लेकर 44 तक बीच में इसने दक्षिण में अपना शासन किया था, और 1652 से लेकर 58 तक इसने दक्कन का सूबेदार रहा है। और आप देखेंगे अगली वीडियो में जब हम औरंगजेब के बारे में पढ़ेंगे तो अब आपको दिखाई पड़ेगा कि जो औरंगजेब था वो अपना अंतिम जो शासन काल था वो भारत के दक्षिणी भाग में जाके व्यतीत करता है, क्योंकि उसको दक्षिण वाले एरिया का पूरा अनुभव हो चुका होता है, क्योंकि साम्राज्य विस्तार के टाइम जहांगीर ने इनको दक्षिण भाग का सूबेदार बना के रखा था। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पे कि जो गोलकुंडा का वजीर था मीर जुमला, इन्होंने दोस्तों मोहम्मद सईद ने शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया था, जो कि एक इम्पोर्टेंट बात है, जो कि प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि शाहजहाँ को कोहिनूर हीरा किसने उपहार में दिया था। तो आप याद रखना वीर जुमला, जिसका नाम था मोहम्मद सईद, और यह गोलकुंडा का वजीर हुआ करता था। तो यहाँ पर याद रखने वाली बात है। अभी दोस्तों हमने देखा साम्राज्य विस्तार में एक जो देखा दक्षिण अभियान, और दूसरा जो था कांधार। भारत का जो उत्तर पश्चिमी एरिया था, भारत का जो उत्तर पश्चिमी एरिया था, क्षेत्र था, जहाँ से पश्चिमी देश के जो आक्रमणकारी आते थे वो इसी एरिया से आते थे। और परिणाम स्वरूप यही हुआ कि भारत पर अब एक बार फिर से जो ईरानी थे वो भारत पर आने लगे थे, क्योंकि यहाँ पर हम जब देखेंगे कि 1626 से लेकर 36 के बीच में, इसी के बीच में 1631 ईस्वी में शाहजहाँ की जो सबसे प्रेमिका पत्नी थी अर्जुमंद बानो बेगम, उसी की इस समय पर मृत्यु हो जाती है। तब जो शाहजहाँ है वो काफ़ी सारा डिप्रेशन में चला जाता है, और बार बार वो जो उत्तर पश्चिमी एरिया था वहाँ से वापस आके उत्तर भारत में आ जाता है, तो जिसका पूरा प्रभाव देखने को मिलता है यहाँ पर। अब उस समय पर अब मुग़ल सत्ता काफ़ी कमज़ोर पड़ने लगी थी। फिर भी यहाँ पर मुग़लों से कांधार वाले एरिया जो था दोस्तों, मुग़ल और ईरान के बीच में काफ़ी संघर्ष का कारण रहा है। 1622 में फारस ने जीता एक बार, और 1628 में फिर से मुग़ल ने अधीन कर लिया अपने, और
1648 में फिर से फारस ने अपने कब्जे में कर लिया। तो इस प्रकार जो भारत का जो उत्तर पश्चिमी वाला एरिया है, जो यहाँ वाला ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया अफ़गानिस्तान वाला एरिया, वहाँ पर दोस्तों भारत और जो पश्चिमी देश थे वहाँ पर इनका जो अधिकार था वो काफ़ी संघर्ष चलता ही रहा था। तो यहाँ पर कांधार वाला एरिया को भी इसने अपने कब्जे में लिया था और विस्तार कर लिया था। तो इस प्रकार दोस्तों शाहजहाँ का साम्राज्य विस्तार था। अब इसके अगले वाले पॉइंट में हम देखेंगे कि इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है जहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं तो उसको हम देखेंगे। जैसे कि शाहजहाँ का जो काल था वह स्थापत्य कला का एक स्वर्ण युग काल कहा जाता है, क्योंकि इसके शासनकाल में कई सारी महत्वपूर्ण बिल्डिंग्स बनी जो आज भी धरोहरों के रूप में शामिल है, जिसमें से बनवाई गई इसकी इमारतें हैं जैसे दिल्ली का लाल किला, दीवान-ए-आम, दीवान-ए-खास, जामा मस्जिद दिल्ली का, ताजमहल आगरा का, मोती मस्जिद, मयूर सिंहासन इत्यादि बिल्डिंग्स का निर्माण शाहजहाँ ने करवाया था, जो आज भी बेमिसाल खड़ी हुई है। अब ताजमहल के बारे में हम देखते हैं दोस्तों। उस्ताद ईसा खान एवं अहमद लाहौरी ताजमहल के मुख्य कलाकार थे। इन्होंने ताजमहल का डिज़ाइन बनाया था और इतने खूबसूरत तरीके से इसने बनाया था। तो कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जो ताजमहल के मुख्य कलाकार कौन से थे, तो इसमें थे अहमद लाहौरी और उस्ताद ईसा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ताजमहल के मुख्य कलाकार के रूप में थे। दोस्तों ताजमहल कौन से कला का मिश्रण है, तो हम देखेंगे कि भारतीय इतिहास की जो ईरानी और मध्य एशिया की कला का मिश्रण है, भारतीय, ईरानी एवं मध्य एशिया की कलाओं का मिश्रण है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण जो ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर के रूप में बनाया गया था। तो 3 तरीके से इसका मिश्रण है, जो कि यहाँ से मटेरियल मंगवाया गया था और ताजमहल को बनवाया गया था। और शाहजहानाबाद की स्थापना भी करवाई थी दोस्तों शाहजहाँ ने, और राजधानी बनाया था 1638 ईस्वी में, और इसने आगरा से स्थानांतरित किया था दिल्ली में अपनी राजधानी को। और एक और पॉइंट देखेंगे कि उसके शासनकाल में एक संगीतज्ञ थे जिनका नाम था लाल खान, जिसको गुड़ समंदर के नाम से जाना जाता है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी फेमस भी हुए थे। और चित्रकार के रूप में मोहम्मद फ़कीर एवं मीर हासिम, ये 2 चित्रकार थे जो शाहजहाँ के इतिहास में हम इनको इंक्लूड करके पढ़ते हैं। धार्मिक क्षेत्र में भी कई सारे महत्वपूर्ण कार्य किए थे या सुधार कार्य किए थे, जो कि सभी धर्मों के हित में थे, जिसमें से थे कि सिजदा एवं प्रभोज प्रथा को इसने बंद करवाया। सिजदा एवं प्रभोज प्रथा जो थी वो अकबर ने चालू करवाई थी, जिसका मतलब ये होता है कि सिजदा यानी यदि दरबार में कोई व्यक्ति आ रहा है तो सिर झुका के आएगा, और प्रभोज का मतलब ये है कि जो शासक था उसके चरण चूमेगा। तो इसको इसने दोस्तों बंद करवाया था, जो कि इम्पोर्टेंट था आम नागरिकों के लिए। और धार्मिक क्षेत्रों के लिए जैसे बनारस एवं इलाहाबाद में जो तीर्थ यात्रा कर थे उसको इसने समाप्त किया था। और विवाह के लिए इसने अपना नया नियम बनाया था, क्योंकि ये कट्टर मुस्लिम था। तो इसने ये नियम बनाया था कि कोई भी मुस्लिम महिला है वह हिंदू पुरुष से शादी नहीं करेगी, और यदि वह शादी करना चाहती है तो पुरुष को पहले इस्लाम धर्म अपनाना पड़ेगा। तो यह एक कट्टर मुस्लिम की निशानी थी जो इसके अंदर थी। ये मतलब धार्मिक क्षेत्र में उनके कार्य हैं जो इम्पोर्टेंट है। शाहजहाँ के बाद जो उत्तराधिकारी थे, जिसको हमने स्टार्टिंग में जिक्र किया था कि कौन कौन से उत्तराधिकारियों के लिए आपस में युद्ध लड़े थे और उसका परिणाम क्या हुआ और शाहजहाँ को क्या झेलना पड़ा, तो उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से उत्तराधिकारी हुए, क्योंकि उनके पुत्र ही उत्तराधिकारियों के रूप में थे। तो बहादुरपुर का युद्ध जो हुआ था 1658 में, दारा सिकोह ने शाहगुजा को पराजित किया था। ये स्टार्टिंग में ही शाहजहाँ के उत्तराधिकारी बनने के लिए इसने पराजित किया था, जो कि आपस में भाई भाई थे। और घरम्मत का युद्ध उसने 15 अप्रैल 1658 में हुआ था, जो कि दारा सिकोह और औरंगजेब के बीच में हुआ था, जिसमें दारा सिकोह ने औरंगजेब को पराजित किया था। और इसी काल में दोस्तों 1658 में दोस्तों औरंगजेब ने अपने ही पिता को उसने आगरा के किले में उसने मतलब कैद करके रखा था, जो कि एकदम ताजमहल के सामने आगरा का किला बनवाया गया था, और वहीं पर इसको कैद करके रखा गया था शाहजहाँ को। और शाहजहाँ जो अपना अंतिम दिन था वह पूरा ताजमहल को देखने में बिता दिया था। 1658 से लेकर 66 तक वह कैद में रहा, और आप देखिए कि आगरा के किले से ताजमहल को देखता रहा, और 1666 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार दोस्तों वो अपना प्यार मोहब्बत के बारे में एक बेमिसाल छाप छोड़ता है। और मतलब अपना 1658 से लेकर 66 तक वह कैद में रह के केवल ताजमहल को देखता रहा, और 66 में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार जो है शाहजहाँ का पूरा शासनकाल था, जिसको हमने पढ़ा, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है हमारे भारतीय इतिहास
के पॉइंट ऑफ व्यू से, जहाँ से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। मध्यकालीन इतिहास का एक इम्पोर्टेंट काल था जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब हम पढ़ेंगे दोस्तों जहाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, जो कि शाहजहाँ के काल से ही संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे हम देखते हैं, पहला प्रश्न है, शाहजहाँ ने जो ताजमहल का निर्माण करवाया था वो किसकी याद में करवाया था? जिसको हमने पढ़ा है दोस्तों, अपनी पत्नी, जिसका नाम था अर्जुमंद बानो बेगम, जिसको मुमताज महल के नाम से जाना गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा था, शाहजहाँ के शासनकाल में किसने भारत में ताजमहल के लिए प्राचीन भारतीय वास्तुकला का अध्ययन किया था? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वाघे। इसने अध्ययन किया था ताजमहल के लिए प्राचीन जो वास्तुकला थी वो मतलब किस शैली में बनाई गई, कहाँ से बनाई गई, इसका अध्ययन दोस्तों वाघे ने किया था, जो कि यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। और तीसरा प्रश्न हम पढ़ते हैं, शाहजहाँ ने ताजमहल के निर्माण के लिए किस उपाय को अपनाया था? उसने ताजमहल के निर्माण के लिए कौन सा उपाय अपनाया था? हम देखेंगे दोस्तों जो शाहजहाँ का जो काल था वहाँ से जितने भी प्रश्न बनते हैं वो ताजमहल से ही लेके बनते हैं, क्योंकि ताजमहल एक यूनेस्को की साइड में धरोहर के रूप में है और जो दुनिया के 7वें अजूबे में भी शामिल है। तो यहाँ पर ताजमहल से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आर्थिक कर। जो आर्थिक कर थी उसके उपाय पर ताजमहल का निर्माण करवाया गया था। चौथा है, शाहजहाँ के दरबार में शिल्पकला और साहित्य कला जो थी वह किस भाषा में अधिक बढ़ी गई थी? तो जायज़ है दोस्तों कि उर्दू भाषा उस समय पर ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि ये दोस्तों पर्शियन से आए हुए थे, तो उर्दू इनके जो थे वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी। शाहजहाँ के शासनकाल में किसने भारतीय संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था? दोस्तों ऑप्शन ए, तानसेन। शाहजहाँ के जो शासनकाल में था वो भारतीय संगीतज्ञ तानसेन, जो कि आपको अकबर के शासनकाल में भी देखने को इनको मिलता है, जो कि अकबर के नवरत्न में भी ये शामिल थे। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, तानसेन। शाहजहाँ के जो राजनीतिक संगीत शक्ति संग्रह का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में पूछा जाता है। जैसे कि आपने देखा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। हमने पढ़ा भी है कि बदशाहनामा और बादशाह की उपाधि से शाहजहाँ जो था शक्ति संग्रह का उल्लेख इस ग्रंथ में मिलता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शाहजहाँ के राजनीतिक और सामाजिक नीतियों में किस कार्य का विशेष प्रभाव था? कौन से कार्य का प्रभाव था दोस्तों शाहजहाँ के राजनीतिक और सामाजिक नीतियों में? तो ये था दोस्तों दीवान ए आम की स्थापना। दीवान ए आम जो कि शाहजहाँ के द्वारा बनवाई गई एक बिल्डिंग्स है, जिसको हम देखेंगे कि राजनीतिक और सामाजिक नीतियों के कार्य का एक विशेष प्रभाव के कारण, मतलब दीवान ए आम में राजनीतिक और सामाजिक जो कार्यक्रम थे उनसे जुड़े हुए मुद्दों का काम चलता था दीवान ए आम में। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। शाहजहाँ के राज्य में विकास में उन्होंने किस क्षेत्र में विशेष महत्व दिया था? जो शाहजहाँ के राज्य के विकास में उन्होंने किस क्षेत्र में विशेष महत्व दिया था? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, व्यापार और विदेशी संबंध। शाहजहाँ का जो व्यापार था और विदेशी संबंध काफ़ी महत्वपूर्ण, मतलब काफ़ी प्रभावपूर्ण था, इसलिए दोस्तों ताजमहल का निर्माण भी विदेशी संस्कृतियों से मिलकर बनाया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि व्यापार और विदेशी संबंध उस क्षेत्र में काफ़ी महत्वपूर्ण था। शाहजहाँ ने राजनीतिक कार्यों में कौन से सलाहकार थे? शाहजहाँ का जो राजनीतिक कार्य था वो कौन कौन से सलाहकार थे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी, नूरजहाँ जो कि जहांगीर की पत्नी थी, ये राजनीतिक सलाहकार के रूप में थी। 10वां जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न हमने शामिल किया है वीडियो में, शाहजहाँ ने ताजमहल के बाद अपनी राजधानी को किस शहर में बदला था? तो जैसे कि हमने देखा दोस्तों ऑप्शन सी, आगरा से दिल्ली में इसने अपनी राजधानी को बदला था। तो इस प्रकार दोस्तों जितने भी प्रश्न बन सकते थे मुगल वंश का जो शासक था शाहजहाँ, वहाँ से हमने सारे इंक्लूड किए और एक एक पॉइंट को हमने कवर किया। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार फिर से बोलता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और मिलते हैं अगली वीडियो में इसके बाद का शासक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।